परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, पेज नंबर 6, 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए। इन 3 में से कोई एक भी काम हुआ तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए, अगर कोई एक भी हुआ तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, और अगर तीनों में से कोई एक भी ना हुआ तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम है। पहला बुलेट पॉइंट, जिम की मिसाल। जिम वाले सर्विसेज देते जा रहे हैं, मेंबर सर्विसेज रिसीव करता जा रहा है। इसी तरह जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, एक क्लीनिंग बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 साल तक इस बिल्डिंग की सफाई सब आप, जो जैनिटोरियल सर्विसेज है वो आपकी। अब हर रोज की सफाई सर्विस रेंडर होती चली जा रही है, हर रोज सफाई होती जा रही है, हर दिन की सर्विस रेंडर होती जा रही है। तो जैसे जैसे सर्विस रेंडर होती जा रही है, कस्टमर उसको कंज्यूम करता जा रहा है। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। तो अगर ये सिनेरियो हुआ तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। दूसरा, कस्टमर की ही जगह है और वहां कस्टमर के लिए एक बिल्डिंग बन रही है। सेलर यानी सप्लायर कस्टमर की जगह पर आएगा, वहीं पर कंस्ट्रक्शन करेगा, छुट्टी होगी, घर चला जाएगा। कस्टमर ही की जगह पर बिल्डिंग बन रही है। अगर कोई तकरीबकार लोग आ जाते हैं और उस बिल्डिंग में कोई तकरीबकारी करके गिरा जाते हैं बिल्डिंग, तो जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है उसकी जिम्मेदारी या कस्टमर की जिम्मेदारी? उसने सिर्फ कस्टमर की जगह आना था, वहां कंस्ट्रक्शन करनी थी, छुट्टी, घर चले जाना था। अब उस कस्टमर की जिम्मेदारी है, उसी की जगह है, वो उसी के कंट्रोल में बिल्डिंग है। यह दूसरा बुलेट पॉइंट है कि जब जैसे जैसे एसेट क्रिएट हो रहा है, कस्टमर ही के कंट्रोल में है वो। जैसे जैसे एसेट क्रिएट होता जा रहा है, कस्टमर के ही कंट्रोल के अंदर वो एसेट है। और मिसाल, कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहे हैं और वो सारी इंस्टॉलेशंस कस्टमर की वर्क प्लेस पे हो रही हैं। सप्लायर के लोग आएंगे, इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, छुट्टी हो गई, घर चले गए। वो सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास ही है, उसी के कंट्रोल में, जैसे जैसे जितना जितना बनता जा रहा है उसके कंट्रोल में है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। लेकिन इस पे आप सवाल करें उससे पहले तीसरा बुलेट पॉइंट बताता हूं। कस्टमर के लिए जो चीज बना रहे हैं, जैसे सिंपल करता हूं मिसाल, टेलर है, अब वो कपड़े सी रहा है। कपड़े जो सी रहा है वो है टेलर के पास पड़े हुए, वो कस्टमर ही को नहीं रोज शाम को वापस कराता, वो उसकी दुकान पे ही पड़े हुए हैं। लेकिन जिसका सूट सी रहा है, कपड़ा भी उसकी मर्जी का, कलर भी उसकी मर्जी का, नाप भी उसकी मर्जी का। बेशक वो टेलर के पास पड़ा हुआ कपड़ा है, जब तक वो कंप्लीट होकर कस्टमर को डिलीवर नहीं कर देता, टेलर के किस काम का है वो? यानी टेलर वो किसी और को दे सकता है। जो भी सूट जितना भी सिला है वो कस्टमर ही का है। अब अगर टेलर का कसूर नहीं है, कस्टमर का कसूर है, वो कहे जी मुझे कपड़े वापस कर दे, मैंने नहीं सिलवाने आपसे। अब अगर कस्टमर आके काम कैंसिल करे तो टेलर कोई पैसे ना ले या लेगा? अच्छा, ये एक तो है लड़ाई झगड़ा, वो लड़ाई करके हो सकता है 10 नस्लों के पैसे भी निकलवा ले। लेकिन हक की अगर बात करें तो टेलर का पैसे लेना हक है या नहीं? क्योंकि वो मेहनत कर चुका था। और अगर टेलर वो कपड़े रख भी ले कि नहीं मैं अब ये कपड़े रख लेता हूं, तो टेलर के किसी काम के नहीं है कपड़े, वो कपड़े टेलर के किसी काम के नहीं है। तो जितना काम हो चुका, जैसे जैसे काम होता जा रहा है, टेलर जितना जितना काम करता जा रहा है, चूंकि वो टेलर के काम का नहीं है, और उर्दू वाला, इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला, और जितना काम हो चुका, टेलर का हक भी बन गया पैसे लेने का। ये तीसरा बुलेट पॉइंट है। और मिसाल बताता हूं। एक स्पेसिफाइड किस्म की मशीन कस्टमर के ऑर्डर पे सप्लायर प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो मशीन कस्टमर इनकार कर दे लेने से, तो वो सप्लायर के किसी काम की नहीं है, वो है ही कस्टमर के ही काम की मशीन, स्पेसिफाइड डिजाइन है। तो यकीनन सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट में भी यह तय करवाएगा कि अगर तुम बीच में काम करवाने से मुकरे तो जितना काम हमने किया होगा हमने उसके पैसे लेने हैं तुमसे। तो यकीनन उसने कॉन्ट्रैक्ट में करवाया होगा सप्लायर में। अच्छा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। तीसरी वाली बुलेट पॉइंट को पूरा होने के लिए शर्त है, डब्बे के अंदर पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें, पहला और दूसरा, बल्कि पहले तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़िएगा, पहले तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ें, उसके बाद डब्बे के अंदर उतरें
और पहले 2 बुलेट पॉइंट पढ़िएगा। पहले तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ ले, उसके बाद डब्बे के अंदर एंटर हो जाए। हाँ जी, पहले डब्बे से बाहर। द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज टू कंपनी, यानी कंपनी के काम का है नहीं, वो तो टेलर कपड़े सिलवा रहा है कस्टमर उसे। एंड एंटिटी के पास राइट है कि जितना काम कर चुका परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट उसके पैसे ले सकता है। लेकिन ये जो उसके पैसे ले सकता है ना, ये जरूरी है कि वो अपना खर्चा भी पूरा कर सकता हो और उस पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी ले सकता हो, और थ्रू आउट द पीरियड हर वक्त वो इस पोजीशन में हो, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट वो हर वक्त इस पोजीशन में हो कि जितना जितना खर्चा कर चुका था प्लस प्रॉफिट वो रिसीव करने का हक रखता हो। तो तीसरा वाला सिनेरियो है। ठीक है, दूसरा भी वैसे थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत तीसरे पे कर लें तो दूसरा अंडरस्टूड है। पहला सिनेरियो, कस्टमर को सर्विस दिए जा रहे हैं और वो सर्विस साथ साथ इस्तेमाल करता जा रहा है। सिर्फ क्या सर्विस की मिसाल है? नहीं, गुड्स की भी हो सकती है। कस्टमर ने कहा था कि आपको हम हर रोज, चूंकि आप लोग ऑफिस के लोगों को खाना देते हैं, हर रोज हम आपको 50 रोटियां डिलीवर किया करेंगे। ये पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हर रोज 50 रोटियां डिलीवर होती जा रही हैं, कस्टमर रिसीव करता जा रहा है, तो ये एट अ पॉइंट इन टाइम है या ओवर टाइम है? ओवर टाइम है, कि जैसे जैसे गुड सर्विसेज सप्लायर देता जा रहा है कस्टमर रिसीव करता जा रहा है। तो ये पहला बुलेट पॉइंट। दूसरा बुलेट पॉइंट, कस्टमर की जगह है, कस्टमर की जगह पर जाके सप्लायर एसेट कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, और अगर दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो कस्टमर ही की है वो जगह, कस्टमर ही का एसेट है, सप्लायर को निकाल देगा वहां से, वो एसेट कस्टमर ही के पास रहेगा। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। इस सूरत में भी क्या हो रहा है? ओवर टाइम। और तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि जितना भी काम होता जा रहा है, अगर कल को कस्टमर वो काम रुकवा देता है तो सेलर के पास हर वक्त राइट मौजूद हो, हर वक्त इस पोजीशन में हो कि जितना काम हो चुका खर्चा प्लस प्रॉफिट ये रिसीव करने का उसका हक है। तो तीसरा सिनेरियो पूरा हो रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक हो गया तो ओवर टाइम है, और अगर कोई भी एक नहीं हुआ तो एट अ पॉइंट इन टाइम है। अगर कस्टमर ने कहा था कि ये घर आप बना के दें, अगर तो घर आपने ठीक बना दिया स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तो सारे पैसे आपके, लेकिन अगर सही काम ना कर सके तो उठा के ले जाना बिल्डिंग, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? एट अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हम पूरा बना बनाया तैयार स्पेसिफिकेशन के मुताबिक घर देंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, दरमियान में पैसे नहीं मिलेंगे हमें। सारा बिल्डिंग मटेरियल कहेगा ले जाओ उखाड़ के, तो फिर ये एट अ पॉइंट इन टाइम है। अब पूछे। नहीं, वही जो मैं मिसाल दे रहा था कि नहीं, आगे भी देखे ना, डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, कि जो टेलर कमीज सी रहा है वो टेलर के काम की नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कस्टमर की थी, तो उसके और अल्टरनेटिव काम की नहीं है ये। अच्छा, अब ये डब्बे के अंदर आ गए, डब्बे के अंदर आ गए, तो अब तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़े। तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि रिसीवेबल डेबिट करने का हक हमारा हो गया हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चल रहा होगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपने फलाने दिन फलानी इनवॉइस रेज करनी है, फलाने दिन फलानी इनवॉइस रेज करनी है। जरूरी नहीं कि रिसीवेबल डेबिट करना ही हक है। अगर जितना काम कर चुके, कल को सेटलमेंट होगी, कोर्ट में केस जाएगा, जितना काम आप कर चुके, जितना खर्चा कर चुके प्लस प्रॉफिट कमाना अगर हक है तो बस है हक। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में रिसीवेबल डेबिट करने का हक होगा तो उसको हक कहेंगे। जी, कोई बात नहीं, ना भी कहते तो अंडरस्टूड। पूछे क्योंकि हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं ना। एक है रिसीवेबल डेबिट करना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही चलेगा। जैसे वो जो भी एग्जांपल 39 मैंने पढ़ाई थी, तो अब हम प्रोडक्ट ए तो बेच चुके, उसका पैसा लेना हमारा हक है, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट कर रहे हैं। रिसीवेबल तब डेबिट होगा जब टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक प्रोडक्ट बी बेचेंगे। तो रिसीवेबल डेबिट करना, हाँ, दोनों पार्टीज आपस में एग्री करके चलेंगी। हाँ,
पता नहीं, प्रोडक्ट ए बेच दिया और प्रोडक्ट बी अभी नहीं बेचा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट बी डिलीवर करेंगे तो आप रिसीवेबल डेबिट करना, उससे पहले आपके पास ए के पैसे लेने का हक नहीं है। ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स। लेकिन अगर कल को हमारी हो जाती है लड़ाई, प्रोडक्ट ए वो ले चुका हुआ है, तो प्रोडक्ट ए के पैसे तुम निकलवाएंगे ना उससे। अब बेशक रिसीवेबल डेबिट का राइट नहीं था, लेकिन हमारा पैसे लेना बहरहाल लीगली तो हक है, लीगली हक है, तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अगर एक चीज का हमारा लीगल राइट है, क्योंकि देखें कोई चीज इन्फोर्सेबल कब होती है, जब उसका लीगल राइट है। तो अगर हमारा लीगली हम प्रोडक्ट ए के पैसे निकलवा सकते हैं ना, तो हम लीगल इन्फोर्सेबल राइट है पैसे लेने का। बेशक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिसीवेबल डेबिट करने का हक नहीं था। तो तीसरे बुलेट पॉइंट का यह मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आप रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सारा डब्बा पॉइंट 3 के लिए। हाँ जी, अगर ये डब्बा नहीं है तो फिर तीसरा बुलेट पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, और अगर पहले दो भी नहीं हो रहे, यानी कोई भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम है। अच्छा, इस डब्बे के अंदर बाकी बुलेट पॉइंट हस्बे तौफीक बाद में कभी पढ़ लेना। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। थोड़ी जहमत करनी पड़ेगी यार, पढ़ लें। एग्जाम्पल 14, 15, 16, 17। लेकिन यह कि मैं वैसे समझा भी दूं खुद ही, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, लेकिन खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो तो समरी बताऊंगा, लेकिन आप इसमें जो अंग्रेजी पढ़ के टेक्निकल फर्क देखेंगे वो ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल 14 से लेके 17 तक पढ़ लें। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स 14 से लेके 17 तक सारी पढ़ लें। अच्छा, अगर 14 पढ़ ली है तो मैं करता हूँ बात। 14 3 सिनेरियोस थे, तीनों में से एक भी पूरा हो गया तो ओवर टाइम। पहला सिनेरियो ये था कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता जा रहा है और वो कंज्यूम करता जा रहा है। दूसरा सिनेरियो ये था कि सेलर एसेट बनाता जा रहा है और वो एसेट सप्लायर कस्टमर का बनता जा रहा है, कस्टमर के कंट्रोल में वो एसेट बनना शुरू हो गया। और तीसरा सिनेरियो ये था कि वो एसेट जो बन रहा है वो सप्लायर के किसी काम का नहीं है, एंड जितना काम हो गया उसका खर्चा प्लस प्रॉफिट लेना हक है। अब इसमें एक कंसल्टेंसी फर्म थी, कस्टमर ने इस कंसल्टेंसी फर्म से कोई ओपिनियन मांगा था। हो सकता है कि कंपनी ए ने कोई कंपनी बी को खरीदना है और एक फर्म से कहा जी आप जरा हमारी फिजिबिलिटी बना दें कि कंपनी बी हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर खरीदनी चाहिए तो उनको कितने पैसे ऑफर करने चाहिए। अब इस फर्म ने फैक्ट्स ढूंढने शुरू किए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरु की, थोड़ी बहुत बीएफडी पढ़ी थी इन्होंने, फार्मूले लगाने शुरू किए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जितनी मेहनत हो चुकी होगी, जितना खर्चा हो चुका होगा, 15% प्लस वो लेने का हक है अगर कस्टमर मुकरा तो। अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी होगी, अगर कस्टमर की हमसे लड़ाई हो गई तो वो इंफॉर्मेशन कस्टमर के किसी काम की है जब तक हम उसको ये रिपोर्ट ना दे देते कि हमारी फाइंडिंग ये है कि कंपनी बी को खरीद दो। अधूरा काम कस्टमर के किसी काम का है,
है? नहीं है, क्योंकि अगर हमसे लड़ाई हुई और वो किसी और फर्म से काम कराएगा तो वो फर्म दोबारा से काम करेगी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ली हुई है वो कस्टमर के किसी काम की नहीं है, तो सिनेरियो 2 पूरा नहीं हो रहा। ये फर्म जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रही है वैसे वैसे वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर खाता जा रहा है, नहीं, तो पहला सिनेरियो भी पूरा नहीं हो रहा। तीसरा बहरहाल पूरा हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन हासिल की भी हमारे किसी काम की नहीं है, एंड जितना काम हो चुका होगा, अगर कस्टमर ने काम रुकवाया तो जितना खर्चा हमारा हो चुका होगा प्लस प्रॉफिट लेना हमारा हक है। तो तीसरा चूंकि सिनेरियो पूरा हो गया इसलिए ओवर टाइम है। चले 15 पढ़ ले, एग्जाम्पल 15। हम गवर्नमेंट को सैटेलाइट्स बना के बेचते हैं और स्पेशलाइज सैटेलाइट होती हैं, हम वो ऑर्डर अगर कैंसिल करेंगे तो वो सैटेलाइट किसी और काम की नहीं है हमारे, तो इसलिए ये तीसरा सिनेरियो आधा तो पूरा हो गया। एंड के बाद वाली बात बताई कोई नहीं सवाल में, तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बताई आपको, है? नहीं एग्जाम क्वेश्चन नहीं होगा, ये अधूरा क्वेश्चन नहीं होगा, वो एग्जाम में तो पूरी बात होगी। एग्जाम्पल 16। नहीं, बात पूरी नहीं हुई, वो बस ये बताना चाह रहे थे कि हमारे किसी काम का है कि नहीं है, तो कह रहे नहीं हमारे किसी काम का। बेशक हम किसी और कस्टमर को बेच सकते हैं लेकिन वो कोई और कस्टमर लेगा ही नहीं, स्पेशलाइज्ड किस्म की है। तो बस ये यही बताना चाह रहा था कि तीसरे सिनेरियो का पहला हाफ पूरा नहीं हो रहा, सॉरी, तीसरे सिनेरियो का पहला हाफ पूरा हो रहा है, दूसरे का बताया नहीं है। तो फिर उसके लिए यूजेबल है। एग्जाम्पल 16। हाँ जी, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में एक हुआ है कि कस्टमर को हमने घर बना के देना है, बिल्डिंग बना के देनी है, नहीं इक्विपमेंट बना के देना है, और टर्म्स ये तय हुई हैं कि 10% तो देगा वो एडवांस, 40% देगा एंड पे, 10 और 40 50, और बाकी 50% साथ साथ देता रहेगा जैसे जैसे काम होता रहेगा। अगर कस्टमर मुकर गया तो जो उसने एडवांस दिया हुआ था वो हम रख लेंगे, लेकिन मजीद कोई पैसे नहीं मिलेंगे हमें कस्टमर से। तो अब ये जो आधा अधूरा इक्विपमेंट होगा ये हमारे किसी काम का है कि नहीं है, लेकिन इससे पैसे लेने का हक, खर्चा प्लस प्रॉफिट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10% ही तो पड़ा है हमारे पास, तो जरूरी थोड़ी कि हमारा खर्चा प्लस प्रॉफिट पूरा हो जाए। तो ये तीसरा सिनेरियो पूरा नहीं हो रहा, तीसरा सिनेरियो पूरा नहीं हो रहा, तो ओवर टाइम नहीं है। एग्जाम्पल 17 है असल में यही तो पढ़ानी थी, बाकी तो मैं सोच रहा था यही कह दिया पढ़ने का, मैं ज़बानी बता देता। 17 तो असल में पढ़नी है।
हाँ जी, नहीं हिम्मत हो रही पढ़ने की ना, नहीं हिम्मत हो रही पढ़ने की। अच्छा चलिए बताता हूँ। एक बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स हैं, सब एक जैसे फ्लैट्स हैं। कस्टमर ने एडवांस जमा कराना है, उसके बाद जब उसको पोजेशन मिलेगी तो पूरे पैसे देगा, और अगर वो एडवांस जमा करा के बाद में भाग गया तो कंपनी उसको पकड़ के नहीं ला सकती। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आधा घर बन गया और कस्टमर भाग गया हुआ है तो हम ले ही नहीं सकते ऐसे पैसे, तो ये एट अ पॉइंट इन टाइम है। केस बी, पकड़ के ला सकते हैं हम कस्टमर को, अगर कस्टमर मुकरा हम ले आएंगे इसको पकड़ के, कोर्ट ले जाएंगे और पूरे पैसे निकलवाएंगे इससे, है ओवर टाइम, क्योंकि जैसे जैसे काम होता जा रहा है हमारा हक है पैसे लेने का, ओवर टाइम। सी ये है कि हम पैसे लेना चाहें तो जबरदस्ती पैसे ले सकते हैं, लेकिन माफ करना चाहें तो माफ भी कर सकते हैं। बेशक माफ कर सकते हैं लेकिन ले भी तो सकते हैं ना पैसे, तो ओवर टाइम। नहीं माफ कर दें तो कर दें, लेकिन हक हमारा है पैसे लेना, तो ये ओवर टाइम है। चले बहुत हो गई जबानी जबानी बातें, न्यूमेरिकल पे आते हैं। दिमाग जो है ना वो जबानी जबानी चल के फिर बंद होने लगता है। न्यूमेरिकल पे आते हैं। एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम। कंट्रोल ट्रांसफर अगर एट अ पॉइंट इन टाइम होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम होगा। एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब है एट वंस, फौरन। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर टाइम तो फिर रेवेन्यू भी ओवर टाइम। अब आते हैं इसमें न्यूमेरिकल मसला। ओवर टाइम कैसे? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइड बाय 3। प्रोग्रेस की मेजरमेंट के हिसाब से रेवेन्यू, और प्रोग्रेस की मेजरमेंट कैसे करनी है? जो बेस्ट पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो पहले देखते हैं न्यूमेरिकल के प्रोग्रेस मेजरमेंट के मुताबिक रेवेन्यू, फिर बताता हूं कि प्रोग्रेस मेजर करनी कैसे। सवाल लिखें। वो न्यूमेरिकल करते रहते हैं ना तो जागते रहते हैं, बहुत हो गया जबानी जबानी। अभी तक जितने सवाल करा रहा था जिनमें सेल्स क्रेडिट कर रहे थे वो सब एट अ पॉइंट इन टाइम था। अभी तक जितने सवाल किए ना कल से वो सब एट अ पॉइंट इन टाइम है। अब ओवर टाइम की प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 430 मिलियन, 430 मिलियन। प्रोग्रेस मेजरमेंट, प्रोग्रेस मेजरमेंट, चूंकि परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम है ना तो उसकी प्रोग्रेस मेजर होगी। जरूरी नहीं है कि वो इवनली थ्रू आउट द पीरियड हो, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो प्रोग्रेस मेजरमेंट है एंड ऑफ ईयर 1, प्रोग्रेस मेजरमेंट बताने लगा हूं। एंड ऑफ ईयर 1 35%, एंड ऑफ ईयर 2 80%, और एंड ऑफ ईयर 3 100%। मुझसे रिक्वायर्ड है ईयर 1, 2, 3 का रेवेन्यू। ईयर 1 में कितना? ईयर 1 में 430, क्या है 430 मिलियन का 35%, 150.5। ईयर 2 में 40, कितना 193.5, 45%। ठीक है 45। सही तरीका है ये, 430 मिलियन का 80% माइनस 150.5, 193. तो ये क्या 9 गलत लिखा था मैंने?
इस सवाल में तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल में 430 ही रहे। हो सकता है अगले साल 430 की जगह 445 हो जाता। क्यों 445 हो जाता? मॉडिफिकेशन हो जाती। वैसे तो मॉडिफिकेशन अभी नहीं पड़ी, लेकिन पहले साल लगता था बोनस नहीं मिलेगा, अगले साल हो सकता है लगता है बोनस मिलेगा, तो इसलिए क्यूमुलेटिव के ऊपर चलना है। और ईयर 3 430 पूरा माइनस 150.5 193.5 86। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा प्रोग्रेस मेजरमेंट की बेस पे है जी जी, इसीलिए लिखा मैंने, इसीलिए किया ये, क्योंकि मैं अगर आपको बताता ये तो हो सकता है कोई साइंसदान कहता है यार एक और तरीका मैं तुझे बताता हूँ, सर को नहीं पता, तो वो आपको पता नहीं था 4.5 क्लास। चलो कोई बात नहीं, अब तो C5 1 खत्म भी हो गया, C5 2 चल रहा है। ऐसे कैसे? सवाल लिखें और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 250 मिलियन, अर्ली कंप्लीशन बोनस 30 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 250 मिलियन है, अर्ली कंप्लीशन बोनस 30 मिलियन है। Contract period 3 years. Contract period 3 years. Early completion bonus. लिखें, दोबारा लिखें ना, अर्ली कंप्लीशन बोनस will be received for completion within 2.5 years. For completion within 2.5 years.
प्रोग्रेस मेजरमेंट ईयर 1 एंड पे 42%, ईयर 2 एंड पे 75%, building was completed within 2.5 years. At end of year 1, early completion was not probable. ईयर 1 के एंड पे हमें नहीं लग रहा था कि खत्म होगा, but it was highly probable by end of year 2. तीनों ईयर्स का रेवेन्यू बता दें, हाँ जी। ईयर 1 में कैसे 250 के ऊपर 42%, 105। ईयर 2 में अब 280 हो जाएगा, क्योंकि ईयर 2 में लगता था कि अब मिलेगा बोनस, तो 280, 75%। अगर आप ईयर 2 में 280 के ऊपर 33% लगा लेते ना, तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए क्यूमुलेटिव चलना है अपडेटेड एस्टिमेट्स के ऊपर, -105, 10, अरे अच्छा। और ईयर 3 में 280 ही, क्योंकि हमने कर लिया कंप्लीट, -210। और अगर नहीं कर पाते 2.5 साल में तो फिर 250 होता, 250 - 210 होता 70। नहीं, ईयर 2 में तो हमने उस वक्त के एस्टीमेट के मुताबिक किया था ना, रिवर्स क्यों करना है? एस्टीमेट था, बेस्ट एस्टीमेट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रोग्रेस की कैलकुलेशन ओके जी। अच्छा, अगर ईयर 1 में 280 होता तो क्या आता? 280 मिलियन होता, तो 117.6, इधर 250 हो जाता, तो क्या बनता?
नहीं, फिर भी रिवर्स नहीं होता, फिर भी और ही करना होता, रिवर्स तो नहीं होता। हाँ, अगर इधर ज्यादा आता, ये कम बन रहा होता, तो रिवर्स हो जाता रेवेन्यू। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 5 है। सही है, चले अब आए चैप्टर में पेज नंबर 6 पे कि ये प्रोग्रेस करनी कैसे है कैलकुलेट। चैप्टर में पेज नंबर 6 के प्रोग्रेस कैलकुलेट करनी कैसे है। जिस तरह डेप्रिसिएशन के होते हैं ना मुख्तलिफ मेथड्स, कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, कैसे फैसला होता है, पर्चियां डाल के, स्ट्रेट लाइन लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस लगाना है, ऑड मेथड लगाना है किस चीज का एस्टीमेट, बेनिफिट पैटर्न का। तो ये जो प्रोग्रेस मेजरमेंट करनी है ना कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। वो मेथड कंपनी ने सिलेक्ट करना है जो कंपनी को लगता है कि फेयरली रिप्रेजेंट कर रही है वाकई प्रोग्रेस को। जैसे कोर्स है, तो एक कोर्स अगर 150 आवर्स का है, बल्कि CFAP की बात नहीं करता, कैफ की बात करते हैं, 100 आवर्स का कोर्स है, तो रिजल्ट से पहले अगर 40 आवर्स हो गए हुए हैं, तो क्या कोर्स भी 40% कंप्लीट हो गया हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कम हुआ होता है। हाँ, किसी 60% भी हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा होता? क्योंकि शुरू में स्टूडेंट्स और तरह के, उनके जज्बात और हैं, फिर रिजल्ट के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो वो जो 100 लेक्चर्स थे, अगर रिजल्ट से पहले 40 हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोर्स भी 40% पूरा हो गया। तो वो नंबर ऑफ लेक्चर्स सही पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर रहे, कोर्स का प्रोग्रेस नहीं बता रहे नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो इन मेथड में से वो मेथड चुनना होता है कंपनी ने जो ट्रूली डिपिक्ट कर रही है कंपनी इसकी परफॉर्मेंस को। अब ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, पेज 6 के एंड पे देखें, पेज 6 के एंड पे बड़े वाले डब्बे से नीचे, बड़ा डब्बा से नीचे, रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम बाय मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। ये जो हम यहां कर रहे थे, और फॉलोइंग मेथड्स हैं, ये यूज हो सकते हैं। कुछ आउटपुट मेथड कहलाते हैं, कुछ इनपुट मेथड कहलाते हैं। आउटपुट मेथड, कस्टमर का बंदा आएगा और वो आके देखेगा काम कितना हुआ है, वो कहेगा जी आपने 35% काम कर लिया है। अब वो कैसे कहेगा वही जाने वो उसी को पता होगा, बस हम उसकी बात मान लेंगे। माइलस्टोन अचीव्ड, ये कस्टमर ना मुख्तलिफ कामों के माइलस्टोन्स तय कर सकता है कि अगर खुदाई हो गई है तो 10% काम पूरा हो गया, फिर अगर बुनियादें खड़ी हो गई हैं तो 40% काम पूरा हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर हो गया तो 80% काम हो गया, लैंडर डल गया तो ये हो गया, सीमेंट बन गया तो ये हो गया। ये कस्टमर ने माइलस्टोन्स तय किए होंगे, तो जितने जितने माइलस्टोन अचीव होते जा रहे हैं उसके हिसाब से। टाइम इलैप्स्ड, टाइम कि अगर एक काम है 150 घंटे का, 40 घंटे का काम हो गया, तो इसका मतलब है कि 20-30% जो भी बनते हैं वो पूरे हो गए। 150 150, चलो आसान कर लेते हैं, 100 घंटे का काम है, 40 घंटे हो गए, तो 40% काम हो गया। एक महीने की जिम की फैसिलिटीज हैं, 3 महीने गुजर गए, एक साल की सर्विसेज हैं, 3 महीने गुजर गए, तो 3/12 काम हो गया, 25% काम हो गया। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 300 चेयर्स ये कपड़ा लगा के देनी है, 100 चेयर्स पे हो गया, कपड़ा लग गया, तो 1/3 काम हो गया, 33.33% काम हो गया। ये है आउटपुट मेथड्स। इनपुट मेथड हैं जो कस्टमर को नहीं पता होंगे, हमें पता होंगे, यानी हमने इंटरनली सोचा हुआ है कि ये काम हम जो कस्टमर को 450 मिलियन चार्ज कर रहे हैं, हमने ये 180 में पूरा कर देना है, तो ये 180 कस्टमर को थोड़ी बताएंगे। तो हमने काम 180 मिलियन में पूरा करना है, 60 मिलियन खर्च हो चुका, तो 1/3 काम हो गया। ये इनपुट मेथड में से एक मेथड है कॉस्ट इनकर्ड मेथड। मशीन आवर्स मेथड, लेबर आवर्स मेथड, ये क्या होगा कि हमने बेस्ट अंदाजा लगाया था कि एक काम हम 200 मशीन आवर्स में कर देंगे, अब तक 50 मशीन आवर्स हो चुके हैं, तो 25% काम हो चुका है। ये डब्बा अभी
ठहर के बताता हूं, अगले पेज पे आए। ये डब्बा वही चल रहा है जो ठहर के बताता हूं। उस डब्बे के नीचे वाली लाइन है, पहली लाइन ये कि हर साल अपडेटेड एस्टिमेट्स देने। और बस फिलहाल यहां तक सवाल लिखें, अंग्रेजी फिलहाल यहां तक सवाल लिखें। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 4 years, 4 years। टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 4 years। ट्रांजैक्शन प्राइस 360 million। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनिशियली एस्टिमेटेड 180 million, 180 million। costs actually incurred and revised estimates, costs actually incurred and revised estimates are as follows। अच्छा, अब 3 चीजें बताऊंगा। ईयर, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक कॉलम ईयर का, 3 कॉलम बताऊंगा। एक कॉलम ईयर का, एक कॉलम एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और तीसरा एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट। यानी ईयर 1 में जो मैं आपको ये एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट बताऊंगा वो क्या चीज होगी, जो बाकी 3 साल, 4 नहीं बोले मैंने, 4, वो जो बाकी 4 साल में से 3 रह गए हैं उनमें और कितना खर्चा होगा। ईयर 1 एक्चुअल खर्चा हुआ इसमें 45 मिलियन, कैलकुलेटर दिखाइए। और एस्टिमेटेड रिमेनिंग वाले में लिखें 145 मिलियन। ईयर 1 में जो खर्चा हुआ वो 45 है, और ईयर 1 वाली रो में ही रिमेनिंग एस्टिमेट 145 है। ईयर 2 में खर्चा हुआ 60 मिलियन, ईयर 2 में खर्चा 60 मिलियन, ईयर 2 में खर्चा 60 मिलियन, और अब 2 साल गुजरने के बाद जो रिमेनिंग का बेस्ट एस्टिमेट है वो है 105 मिलियन। ईयर 3 में खर्चा हुआ 75 मिलियन, 75, और रिमेनिंग का एस्टीमेट है 50 मिलियन, 50। ईयर 4 में खर्चा हुआ 55 मिलियन, 55 मिलियन, और रिमेनिंग कुछ भी नहीं, 0। रिक्वायर्ड है आपसे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू,
और बेशक मैंने आपको कॉस्ट नहीं पढ़ाई अभी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर भी कर लेंगे। चारों ईयर्स की रेवेन्यू की अमाउंट बता दें, चारों ईयर्स की एक एक करके कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट बता दें। इफ प्रोग्रेस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। अच्छा, फार्मूला वैसे अंडरस्टूड ही है, लेकिन बना ही देता हूं। किसी भी साल के एंड पे खड़े हैं तो प्रोग्रेस टोटल बेस टू डेट, टोटल बेस, बल्कि एस्टीमेट कह लेता हूं, टोटल एस्टिमेटेड ये समझ आता है फार्मूला। अगर लेबर आवर्स मेथड है तो फार्मूला क्या बना? अच्छा, फार्मूला किस चीज का, ये किस चीज का फार्मूला लिखा है? प्रोग्रेस अगर मेजर करनी पड़ी तो, अगर लेबर आवर्स मेथड है तो डिवाइडेड बाय पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे अंदाजे के मुताबिक टोटल कितने लेबर आवर्स लगने हैं, ऊपर अब तक कितने लग चुके हैं, फॉर द ईयर कितने लगे नहीं। अगर ईयर 3 की प्रोग्रेस निकाल रहे हैं तो ईयर 3 तक कितने लग चुके हैं। अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड है तो टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने, और ऊपर अब तक कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। अगर कॉस्ट इनकर्ड मेथड है तो टोटल एस्टिमेटेड कितनी कॉस्ट लगेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ऊपर अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है। और ये जो हमने करना है प्रोग्रेस मेजरमेंट कैलकुलेट, ये करनी है हर साल के एंड पे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यूज करके। ये मैंने फार्मूला भी लिखा है यहां, इसलिए मैं ये बात लिख रहा हूं, मुझे लगता है मैंने कहीं बुक में लिखी हुई है, लेकिन चलें खैर। ये हर पीरियड के एंड पे हम कैलकुलेट किया करेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पे। ये मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस, यानी इसका आंसर 42% निकलेगा, फिर 80, फिर 90 इस तरह निकलेगा। ये नहीं होगा कि पहले साल का 42 है अगले साल का 27, ऐसे नहीं, क्यूमुलेटिव निकलेगा। और जिस साल भी कैलकुलेट कर रहे होंगे उस साल के अपडेटेड एस्टिमेट्स ले रहे होंगे। चलें अब करें सवाल। हाँ, बल्कि लिखा ही हुआ मैंने, सॉरी अभी तो बोला है, लिखा हुआ है पेज 7 के टॉप पे डब्बे के नीचे लिखा हुआ है मैंने। ये वही मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा है लिखा हुआ मैंने, ये तो आपने सोचना है।
हाँ जी, ईयर 1 में कितना हो चुका? 45। कितना रह गया? 145। तो जितना हो गया और जितना रह गया उनको मिला दें, तभी तो टोटल बनेगा 23.68%। ईयर 2 तक कितना हो गया? ईयर 2 में कितना हुआ है? तो हमने ईयर 2 तक लेना है 105। 105 हो गया, मजीद कितना होना है? 10 तो 210, 50%। जितना ऊपर लिखा है प्लस जितना रिमेनिंग है वो मिलाएंगे तो टोटल बनेगा। ईयर 2 तक 105 हो चुका है, ये 105। रिमेनिंग कितना और होना है? लिखा हुआ है ना यार, ईयर 2 में रिमेनिंग कितना लिखा हुआ है रिमेनिंग? तो वो ये वाला 105 नहीं है, वो मजीद 105 होना है। देखें जैसे ना हम अभी खड़े थे ईयर 1 में 45 हुआ था और बेस्ट अंदाजा था कि ये जो बाकी 3 साल हैं इन 145 और होगा, मतलब 190 होगा। जब हम ईयर 2 भी गुजार चुके थे तो 60 हो गया था, यानी टोटल 105 हो गया था। अब बेस्ट अंदाजा यह है कि जो रिमेनिंग 2 साल रह गए इनमें भी 105 मजीद होगा, तो 210 होगा। ईयर 3 भी गुजर गया, कितना और हो गया? 75। 105 पहले हो गया था, 75 और हो गया 180। 180 हो गया है, मजीद उम्मीद है 50, 250, 230, 78.26। और ईयर 4 में तो 100 है। चले, मैं तो भी वो प्रोग्रेस सिखा रहा था। तो हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या पूछा? हम जिस साल के एंड पे खड़े हैं, हम ये प्रोग्रेस किस बेस पे मेजर कर रहे हैं? कॉस्ट। तो डिनोमिनेटर का मतलब है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉस्ट होगी, टोटल, मजीद रिमेनिंग नहीं, टोटल कितनी होगी, वो डिनोमिनेटर है। वो इनिशियली की थी ईयर 1 के एंड पे, तो ईयर 1 का एस्टीमेट चाहिए। ईयर 1 के शुरू में जो एस्टीमेट की थी उसका फर्क ही कोई नहीं है, वो बस पहले दिन खुश होने के लिए थी। हाँ जी, ईयर 1 में कितना खर्चा हुआ? ईयर 2 में 60, ईयर 3 में 75। अब आप क्या पूछ रहे हैं? चौथा साल अभी होना है और हमें उम्मीद है चौथे साल में 50 और हो जाएगा। नहीं तो 4 साल में मिला के यानी जितना रिमेनिंग है और जितना ऊपर लिखा है उसको प्लस कर दें तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये तो हो गई प्रोग्रेस। अब आते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। रेवेन्यू कितना? 360 पे 23.68%, 85.26। ईयर 2 में 360 पे 50% माइनस ये है 94.74। ये मैं बता देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैंने किया 360 पे 23.68%, फिर मैंने किया 360 पे 50% माइनस ये, फिर हम कर रहे हैं 360 पे 78.26% माइनस ये दोनों 94.74 माइनस कितना 101 पॉइंट, और लास्ट ईयर
360 माइनस ये तीनों, $78.26। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनेगी? जो परसेंटेज, क्योंकि मैचिंग है ना सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल में, जो परसेंटेज प्राइस पे लगा के रेवेन्यू निकाल रहे हैं वही परसेंटेज कॉस्ट पे लगा के कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। जैसे ये 23.68 किस पे लगेगी, और ये कब कर रहे हैं हम कैलकुलेशन? ईयर 1 के एंड पे। तो ईयर 1 के एंड पे टोटल कॉस्ट का एस्टीमेट कितना है? 190। वही सलूक जो रेवेन्यू के साथ कर रहे हैं ना, वही चूंकि मैचिंग है तो वही सलूक हम इसके साथ करेंगे। और चूंकि प्रोग्रेस निकाली ही कॉस्ट की बेस पे थी तो 45 ही आएगा। दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, तो फिर दिस इनटू दिस यही आना है। ईयर 2 में कैसे? 210 का 50% माइनस 45। असल में हम प्रोग्रेस निकाली कॉस्ट की बेस पे रहे ना, इसलिए ये वही आंसर आ रहा है, वरना जरूरी नहीं कि ये वही आंसर आए जैसे जैसे खर्चे हो रहे हैं। बस यहां सिखाने वाली बात यह है कि जिस मैचिंग, जिस प्रोग्रेस के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं मैचिंग, उसी प्रोग्रेस से कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होनी है। जाग रहे हैं ना? अभी चलू ना आगे? नहीं बस अभी। हाँ। यार 2 क्लासें हो गई। मैं सुबह 7:15 से पढ़ा रहा हूँ। आपने मुझे खत्म करने की नियत करनी है कि कोर्स खत्म करने है? तो कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा 7 8 अच्छा चले थोड़ा सा है, नहीं ज़बानी थोड़ा सा ज़बानी कर ले, फिर छुट्टी करता हूँ। 108 की छुट्टी, लेक्चर एंड करता हूँ। चैप्टर में पेज 7, चैप्टर में पेज 7। पहले छोड़ा क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्टेप 2 3 4
अच्छा, ये प्रोग्रेस कैसे मेजर करनी है, कैसे पता चलेगा, कौन सा तरीका? नहीं बताया। फिर जिसका डाटा दिया हुआ, डाटा देख के पता चल जाएगा। या तो सवाल वाला क्लियरली बता देगा, नहीं तो डाटा देख के पता चल जाएगा। अच्छा, अगर सर्विसेज हैं और हर रोज बराबर सर्विसेज हैं तो ओवर टाइम तो है, लेकिन प्रोग्रेस किस बेस पे मेजर करें? हर रोज बराबर सर्विसेज हैं, हर रोज बराबर सर्विसेज हैं, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर रोज बराबर सर्विसेज हैं, तो किस तरह से? हर रोज बराबर सर्विसेज हैं, स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब जितने महीने गुजरे। हाँ, तो टाइम लैप्स की बेसिस पे। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 7, ये टॉप पे जो डब्बा है जो अभी नहीं बताया, उसके नीचे वाली लाइन बता दी, वो ये वाली लाल वाली लाइन है रेहान, वो लाल वाली लाइन। बस अब वापस इधर आ जाए। पेज 7 के टॉप पे जो डब्बा है जो भी नहीं बताया, उसके नीचे वाली लाइन बता दी। कौन सी लाइन? वो लाल वाली लाइन। बस वो वापस इधर, उसके नीचे वाली लाइन, इफ प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये टेम्पररी मसला होगा, और वो टेम्पररी मसला भी नॉर्मली शुरू में ही होगा। जैसे अभी सिर्फ 4 लेक्चर ही हुए हैं, तो कितने % कोर्स हो गया है, मुश्किल है जानना। तो शुरू ही में कॉन्ट्रैक्ट था, ईयर एंड आ गया, अभी काम शुरू ही हुआ था और ईयर एंड आ गया, तो फिर कुछ तो करना है। तो चूंकि स्टेज नहीं मेजर हो सकती, तो इसका आसान हल यह बताया है कि जितना खर्चा हुआ है उतना ही रेवेन्यू मान लें। ये लिखी हुई अंग्रेजी। अगर प्रोग्रेस मेजर नहीं हो सकती, जो कि शुरू का ही मसला होगा, पेज 7 पे हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स की हेडिंग से जस्ट ऊपर है, जितना खर्चा हुआ वो तो पता लग ही जाएगा ना यार। नहीं, 4 लेक्चर तो मैंने वैसे मिसाल दे दी कि 4 लेक्चर का नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन करके देनी है, कुछ 2-4 दिन तो मजदूरों की दिहाड़ियां दे ही दी होंगी ना, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो पता लग ही गया होगा। तो जितना खर्चा हुआ है बस उतना रेवेन्यू। नहीं, ईयर एंड आ गया ना, ईयर एंड आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, चले ठीक है, 108 बस।